ठीक है, तो डीएनएस में हमारे पास दो चार चीजें हैं, ऐसे हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकली आपको दिखा तो साथ साथ जो पेंडिंग रह गई हैं इसमें। एक बार मैं डीएनएस ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट एडमिन टूल्स डीएनएस। अब देखो, इसमें हमारे पास हम लोगों ने इसके स्कोप की, मतलब ये जो आपका जो जोन है, इसकी हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली थी, राइट। ये सब चीजें, जर्नल क्या होता है एसओए में, नेम सर्वर्स। ठीक है, नेम सर्वर्स क्या हो गए, मैंने आपको बताया था, जो इस जोन को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर इस जोन की प्रॉपर्टीज में गया, हमें को यहाँ पे नेम सर्वर्स दिखा रहा है दो, एडीसी और डीसी। तो मतलब ये दोनों सर्वर्स आपके इस जोन को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों सर्वर्स का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जोन ट्रांसफर आपको मैंने बताया था, जोन ट्रांसफर के थ्रू अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा जो ये वाला सर्वर है अपना अपना जोन की कॉपी किसी पर्टिकुलर सर्वर को दे दे या अपनी इन्फॉर्मेशन, तो हम जोन ट्रांसफर का यूज करते हैं। सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी कर सकते हैं कि भाई कौन सा बंदा इस पर्टिकुलर जोन को मैनेज कर सकता है। बाय डिफॉल्ट आपके डीएनएस एडमिन्स, उनके पास राइट्स होते हैं। डोमेन एडमिन्स, एंटरप्राइज एडमिन्स, ठीक है, इनके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, बाकी सबको क्या है, सिर्फ रीड ओनली की परमिशन, रीड की। एवरीवन को क्या है, रीड परमिशन है सिर्फ। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को किसी पर्टिकुलर यूजर को डेलीगेट कंट्रोल देना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यूजर को और उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो क्या कर सकता है इस पर्टिकुलर जोन में। ठीक है, ओके, तो ये यस। हो गया। ना इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसकी प्रॉपर्टीज की, आपके डीएनएस सर्वर की प्रॉपर्टीज। ये मेरा एडीसी है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज पे। एक्चुअली मेरा पीडीसी है, हम लोगों ने एफएसएमआर रोल्स ट्रांसफर कर लिए थे यहाँ पे, अब ये मेरा पीडीसी है। मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, तो देखो आपको दिखा रहा है आपका जो डीएनएस है वो किस इंटरफेसेस को लिसन करके उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, ये ऑल आईपी एड्रेसेस, मतलब इस नेटवर्क का कोई भी आईपी एड्रेस इसके पास आएगा उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई कि स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की क्वेरीज को ही रिजॉल्व करे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ओनली द फॉलोइंग आईपी एड्रेस बना के इसको, सिर्फ आपका सिर्फ यही इसी पर्टिकुलर सर्वर की, इसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा ये। ठीक है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो नेटवर्क है 192.168, जो भी मैंने नेटवर्क यहाँ पे यूज किया हुआ है, उसकी कोई भी क्वेरी आए इस पर्टिकुलर डीएनएस के पास, उसको रिजॉल्व करे। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लिसन ऑन ऑल आईपी एड्रेसेस। तो ये आपका क्वेरी लिसन करेगा सारे आईपी एड्रेस के। ठीक है, तो सर्वर कैन लिसन फॉर डीएनएस क्वेरीज टू ऑन ऑल आईपी एड्रेस डिफाइंड फॉर दिस कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपके सारे जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं इस नेटवर्क में, सबकी लिसन करेगा क्वेरी। ठीक है, इसका होता है आपका फॉरवर्डर्स। अब फॉरवर्डर्स क्या होता है, फॉरवर्डर मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो, आप चाहते हो कि भाई अगर मान के चलो ये वाला जो मेरा सर्वर है, ठीक है, ये अगर सर्वर क्वेरी को रिजॉल्व ना कर पाया, जो डीएनएस सर्वर जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उस टाइम पे, अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाया तो ये क्वेरी को आगे कहाँ फॉरवर्ड करेगा, तो हम लोग यहाँ पे फॉरवर्डर्स का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हैं, आप क्या करोगे, उनका नाम यहाँ पे आप ऐड कर लो, उसका आईपी एड्रेस और उसका एफक्यूडीएन नेम। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्वेरी को आगे फॉरवर्ड कर देगा उन पर्टिकुलर सर्वर्स। तो ये होते हैं फॉरवर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे कॉल फॉरवर्डिंग होती है, सेम वही कॉन्सेप्ट है ना हाँ, इसका। वही वही वाला कंसेप्ट हो गया, मतलब एक आप कह लो सिंपल कि अगर आप अगर चाहते हो कि भाई मेरी क्वेरी, वो मेरा रिजॉल्व नहीं ये कर वाला पाया। डीएनएस सर्वर हाँ रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी क्वेरी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। इस टाइप की क्वेरी को हम बोलते हैं इटरेटिव क्वेरी। ठीक है, ध्यान रखना, दो टाइप की क्वेरी होती है हमारे पास यहाँ पे, रिकर्सिव और इटरेटिव। रिकर्सिव और इटरेटिव। ठीक है, रिकर्सिव होती है वन टू वन। जैसे मान लो मेरे मेरे क्लाइंट ने मेरे सर्वर को क्वेरी भेजी, उसने उसको रिजॉल्व करके उसको वापस भेज दिया, उसको बोलते हैं रिकर्सिव। ठीक है, इटरेटिव होती है जो क्वेरी घूम के आती है, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर सर्वर का उसका आंसर नहीं है, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया दूसरे सर्वर्स को। ठीक है, या उसने आगे फिर फॉरवर्ड करा और किसी को, तो इसको बोलते हैं इटरेटिव क्वेरी। ठीक है, इटरेटिव होता है जिसमें आपके सर्वर के पास आंसर नहीं है, वो आगे से किसी से भी, मतलब कैसे भी करके वो सॉल्व करके लेके आएगा उस क्वेरी को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इटरेटिव। तो फॉरवर्डर्स में आपका यही होता है, फॉरवर्डर्स हम अपने फॉरवर्डर्स का यूज करते हैं। मान के चलो अगर इस वाले सर्वर के पास भी इसका आंसर नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा, यूज रूट हिंट्स इफ नो फॉरवर्डर्स आर अवेलेबल। अगर आपके फॉरवर्डर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारे पास रूट हिंट्स का ऑप्शन होता है। देखो रूट हिंट्स में क्या होते हैं, आपके मल्टीपल रूट्स सर्वर्स की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे रहती है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर्स हैं, कुछ रूट सर्वर्स, उनकी इंफॉर्मेशन साथ में उसका आईपी एड्रेस, यहाँ पे IPv6 का दिखा रहा है आपको, उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर मान के चलो आपके नेटवर्क में आपके डीएनएस सर्वर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब क्वेरी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेगा, वो रूट हिंट के बेसिस पे उस क्वेरी को इंटरनेट पे भेज देगा और वहां से वो उसका आंसर लेके आएगा।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो लोग रूट हिंट का यूज करके अपने क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो ये आपका कंसेप्ट रहता है रूट हिंट्स का। तो रूट हिंट्स में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कुछ रूट हिंट्स आपके मतलब कुछ रूट सर्वर्स इसमें ऑलरेडी ऐड होते हैं। ठीक है, वो उसकी मदद से इंटरनेट के थ्रू आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। तो ये दो चीजें होती हैं, अगर आपके फॉरवर्डर्स नहीं है देन वो रूट हिंट्स के ऊपर जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई फॉरवर्डर यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, वो रूट हिंट्स की मदद से उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा वाया इंटरनेट। ठीक है, एक होता है इसमें एडवांस्ड ऑप्शन। अब एडवांस में इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है बाइंड सर्विसेज। अब बाइंड आपकी सर्विस होती है जो आपकी होती है लिनक्स के अंदर। ठीक है, सर हम एक विंडोज चीज में डीएनएस का यूज करते हैं, लिनक्स में हम बाइंड का यूज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई टमाटर लिनक्स, हाँ जी, मैं क्या? ये बोल रहा था कि हम्म फॉरवर्डर में फॉर एग्जांपल जैसे सिनेरियो बेस्ड में पूछूं तो हम्म फॉरवर्डर किस किस में लगाते हैं, वाई डू यू यूज फॉरवर्डर? फॉरवर्डर हम लगाते हैं ताकि अगर मान के चलो मेरा ये वाला सर्वर क्वेरी को रिजॉल्व ना कर पाए तो आगे फॉरवर्ड कर दे उस क्वेरी को दूसरे सर्वर्स, दूसरे डीएनएस सर्वर्स पे। ठीक है, अगर इन केस मान के चलो आपके पास फॉरवर्डर्स नहीं है, मतलब आपने फॉरवर्डर्स एनेबल नहीं किया हुआ, तो फिर वो रूट हिंट की मदद से उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा वाया इंटरनेट। ठीक वो है, मैं समझ गया, वो मैं समझ गया हाँ, सर। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि हम हमारे इंफ्रा में तो एक ही डीएनएस होता है। ऐसा नहीं है, हमारे हमारे इंफ्रा में एक ही डीएनएस होता है, हम मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मत बोलना कि हमारे इंफ्रा में एक डीएनएस होता है, ऐसा नहीं है। हम मल्टीपल डीएनएस नेम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं इफ वी कैन। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर आप इंफ्रा की बात कर रहे हो, अगर आप फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, या आप मतलब अपने डोमेन की बात कर रहे हो, तो हम मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स यूज कर सकते हैं, एक 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 इंफ्रा में, एक मतलब फॉरेस्ट में और एक ट्री में भी। ठीक है, अब कंपनीज क्या करती है, जैसे आपने गूगल का देखा होगा। अब गूगल क्या है, गूगल आपका जीमेल पे भी काम कर रहा है, google.co.in भी है और google.com भी है। यस। ठीक है, अब उसने क्या किया हुआ, उसने मल्टीपल नेम स्पेस का यूज किया हुआ है। gmail.com अलग नेम स्पेस है, google.co.in अलग अलग नेम स्पेस है और google.com अलग नेम स्पेस है कंपनी गूगल ही, लेकिन उसने क्या किया, मल्टीपल नेम स्पेसेस का यूज किया हुआ। हम ये भी कर सकते हैं। ओके, तो हम मल्टीपल जोन्स क्रिएट करके, मल्टीपल नेम स्पेस क्रिएट करके हम वो वाला काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक ही डीएनएस सर्वर मैं यूज करता हूँ पूरे इंफ्रा में। ठीक है, नेम स्पेस हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, तो अब हम्म। यहाँ पे हम क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं, एडवांस की। अब देखो एडवांस में तीन चार चीजें आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला आता है बाइंड सर्विसेज। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपकी बाइंड सर्विसेज एनेबल नहीं होती क्योंकि हम विंडोज में काम कर रहे हैं। ठीक है, बाइंड सर्विस होती है आपकी लिनक्स के लिए। अगर मैं लिनक्स की बात करूंगा, अगर मेरे पास लिनक्स सर्वर्स हैं, तो वहां पे हम बाइंड सर्विस का यूज करते हैं एज अ नेम रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपके पास लिनक्स क्लाइंट्स हैं पर आप चाहते हो कि भाई मेरी विंडोज भी बाइंड सर्विस पे काम करे, तो हमें को इसको एनेबल करना पड़ेगा, बाइंड सर्विस हमें को एनेबल करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा बस। तो सर ये आपको काम बाइंड काम सर्विसेज क्या की, है सर इसका? भाई डीएनएस का काम क्या होता है, वही बाइंड सर्विस का काम है। ठीक है, ये अच्छा, आपका लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स लिनक्स में आप क्वेरी बाइंड रिजॉल्व करने का बाइंड बस, बोलते हैं। हाँ, क्या बोल क्वेरी रहे हो? रिजॉल्व करता है। हाँ, वही सेम चीज जो आप डीएनएस में काम करते हो, विंडोज में हम डीएनएस बोलते हैं, लिनक्स में हम बाइंड सर्विस बोलते हैं। ध्यान रखना, जब आप लिनक्स में अपना नेम रेजोल्यूशन कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पे डीएनएस नहीं आएगा, वहाँ पे बाइंड सर्विसेज आएंगी। तो बाइंड आपकी सर्विसेज है। ठीक है, जो जो भी नेम रेजोल्यूशन करती है। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन विंडोज क्लाइंट्स है, उनके ऊपर हम बाइंड सर्विस का यूज करते हैं। ठीक है, विंडोज में आपका डीएनएस यूज होता है, लेकिन नॉन विंडोज में लिनक्स में आपका बाइंड यूज होता है, बाइंड। ठीक है, तो एक बार एक केस आया था कि भाई आपका ये कोई नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लाइंट था, वो उसको नेम रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये आपका बाय डिफॉल्ट विंडोज में बाइंड सर्विस एनेबल नहीं होती है। तो मुझे इसको एनेबल करना पड़ेगा, मुझे को चेक करना पड़ता है, दैट्स इट। तो आपके बाइंड की जो सर्विसेज है वो एनेबल हो जाती है, जिसके थ्रू आपके नॉन विंडोज के जो क्लाइंट्स हैं वो भी नेम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंड सर्विसेज। ठीक है, एक होता है आपके पास राउंड रॉबिन, नेट मास्क ऑर्डरिंग और कैशे अगेंस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके कुछ सर्विसेज होती हैं। अब देखो राउंड रॉबिन और नेट मास्क ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। ठीक है, डीएनएस की। ओके, मैं आपको एक बार पहले हम बात करते हैं राउंड रॉबिन की। एक मिनट रुको जरा।
अब राउंड रॉबिन क्या होता है? राउंड रॉबिन का मेनली काम होता है कि टेक्निक है जैसे कह लो, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डीएनएस के ऊपर, ठीक है। अब राउंड रॉबिन का एक जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जैसे मान लो अगर आपके पास आप ये मान के चलो जैसे आपके पास मल्टीपल डीएनएस मल्टीपल वो आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है, आपको आपको उनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, या उन पे फॉल्ट टॉलरेंस का यूज करना है। अब आपको लोड बैलेंसिंग का यूज करना है तो हम राउंड रॉबिन का यूज करते हैं, सिंपल एज दैट, डीएनएस के ऊपर, ठीक है। राउंड रॉबिन आपकी बाय डिफॉल्ट एनेबल रहती है डीएनएस के अंदर। अगर आप चाहो आप इसको डिसेबल्ड कर सकते हो, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट आपकी एनेबल्ड होती है। राउंड रॉबिन में सारी सर्विस जो है सबके पास जाएगी जितने डीएनएस सर्वर होंगे। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो रिक्वेस्ट होती है आपकी वो लोड सीरीज बैलेंसिंग के वाइज। बेसिस पे होती है। हाँ, सीरियल जैसे मान लो आपके मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हैं, तो फिर आप उसपे मल्टीपल डीएनएस सर्वर का यूज करके आपको राउंड रॉबिन का यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार इसका एग्जैक्टली बताता हूँ, जरा 1 मिनट दो मुझे जरा इसमें। सर वैसे कंपनी में मल्टीपल डीएनएस सर्वर होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर कंपनी में। अभी तो हम लोग सिर्फ डीएनएस सर्वर्स की बात कर रहे हैं। एक होता है तुम्हारा इंटरनल डीएनएस सर्वर, एक होता है एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर, ठीक है। डीएनएस सर्वर भी दो टाइप के होते हैं, ये आईएसपी इंटरनल और लेवल पे एक्सटर्नल। काम होता होगा जो जिन कंपनी में उनका होता होगा ना। हाँ, वैसे मान लो अब, जैसे वैसे मान लो ना, तुम अगर एचसीएल लेते हो मान के चलो, ठीक है, एक है एचसीएल टेक, ठीक है, एक है HCL.com, एक है HCLTech.com, एक है HCLTFS.com। तो ये क्या है? ओके। बताओ मुझे क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें क्या है ये? उन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ? समझ। समझ रहे हो? सारे अलग अलग डोमेन है। हैं? सारे अलग अलग डोमेन है। डोमेन क्या है? इन्होंने नेम स्पेस बना रखे हैं अलग अलग, हाँ। ठीक है। ये इन्होंने क्या किया हुआ? इन्होंने नेम स्पेस बना रखे हैं अलग अलग, ठीक है। अब नेम स्पेस बनाने का मतलब क्या है? इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग किया हुआ है कि अभी हमारा टेक वाला है वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो हमारा सर एक बार बना के हमें भी HCL दिखा सकते TSS हैं है। कोई? हाँ जी। हमें भी कोई जैसे ये comp.com हमने बनाया हुआ है, ऐसे हाँ, कुछ बन सकता है? बना के दिखा सकते हैं कैसे वो बनता है ट्री ये? डोमेन तुम, जब ट्री डोमेन तुम बनाते नहीं हो, ट्री डोमेन में तुम्हें दिखा दूंगा बना के, ज्यादा होगा तो ट्री डोमेन में बना के देखते हैं। ट्री डोमेन में क्या होता है? ट्री डोमेन में ये होता है, जब ट्री डोमेन आप जब बनाते हो ट्री डोमेन, तो ट्री डोमेन में क्या होता है? आप नेम स्पेस चेंज कर रहे हो उस टाइम पे, ये सारे हाँ ट्रीज तो है जैसे। और क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा HCL.com हो गया, HCLTech.com हो गया, HCLTSS.com हो गया, ये सारे इन्होंने क्या किया हुआ है? इन लोगों ने लेकिन हम इनको जब ट्री बनाते हैं सर तो उसमें, अच्छा वो तो चाइल्ड बनाते हैं तो होता है ना कि लाइक किसका? उसके बाद चाइल्ड, उसके बाद .com जब भी होता है। नहीं तो नहीं, एक बार ये अरे बना के दिखा देना सर, मुझे थोड़ा हाँ, नहीं ट्री समझ में। डोमेन, जब तुम ट्री डोमेन बनाते हो ना, ध्यान से सुनो, जब तुम हम्म, ट्री डोमेन बनाते हो, ट्री डोमेन में क्या होता है? ट्री डोमेन तुम्हारा एक एक डोमेन है, ठीक है, जो क्या करता है? जो सिर्फ जैसे मान लो एक कंसेप्ट है, ट्री डोमेन का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक डोमेन है HCL.com जो मेरा मेन हो गया, ठीक है। हम्म, अब मैंने इसके अंदर सब डोमेन या कह लो कि मैंने ट्रीज क्रिएट करने हैं, मेरे को डिपार्टमेंट अलग चाहिए। मान लो मैंने टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट मुझे अलग चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे अलग चाहिए, ठीक है, HR डिपार्टमेंट मुझे अलग चाहिए। तो मैंने क्या किया? इनके अलग अलग क्या बना दिए? नेम स्पेसेस क्रिएट कर दिए डीएनएस के, तो मैंने उनको ट्री बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा बना के ट्री डोमेन एक बार। अभी राउंड ठीक। रॉबिन पे आते हैं। अब देखो राउंड रॉबिन का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जैसे मान लो अगर मैं राउंड रॉबिन की यहाँ बात करूंगा, राउंड रॉबिन ये किसके लिए काम करता है? हमारा लोड लोड बैलेंस के बैलेंस। लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लोड, ठीक है। अब ये किस किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे डीएनएस में रिकॉर्ड हमारा एक ही है, लेकिन उसके मल्टीपल आईपी एड्रेस। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास एक जो मेरा मेरा जो है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड किया www.abc.local, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड जो है इसका आईपी एड्रेस एक है 172.16.0.11 मान लो, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो एक रिकॉर्ड हो रहा है, सेम रिकॉर्ड है, ठीक है। सेम रिकॉर्ड की आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस से वो मैप्ड है इस तरीके से, मान लो 172.16.0.120 इस तरीके से कुछ, ठीक है। 172.16.0.133 मान लो, इस तरीके से है मेरे पास,
ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास अभी किसने मान लो रिक्वेस्ट भेजी, अब मान लो ये मेरा डीएनएस है, ये मेरा डीएनएस सर्वर है और उस पर इसने ये इस तरीके से कोई रिकॉर्ड बने हुए मेरे पास। ठीक है, मेरी मान के चलो मेरे पास एक वेब पेज है। ठीक है, अब वो वेब पेज के मैंने 3 मल्टीपल अलग अलग आईपी एड्रेस से उसको मैप किया होगा। ठीक है, ये मेरा डीएनएस सर्वर हो गया इस तरीके से। अब नीचे क्लाइंट है अब नीचे मेरा मान के चलो क्लाइंट है यहाँ मान लो मेरे पास एक क्लाइंट है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये मान लो मेरा क्लाइंट हो गया। ठीक है, ये मेरा क्लाइंट हो गया। अब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने सेंड रिक्वेस्ट करी इसको कि भाई मुझे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के चलो क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड करी इसको आपके इसको डीएनएस सर्वर को। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पिंग www.abc.local या जो भी मैंने लिखा, मतलब मान लो मैंने उसमें लिखा आपके गूगल पे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ गई, आपके डीएनएस के पास गई। अब डीएनएस ने क्या किया, इसको क्या करेगा डीएनएस हर बार क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगी उसको तीनों आईपी एड्रेस, ये तीनों आईपी एड्रेस इस तीनों पेज के तीनों आईपी एड्रेस आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देगा। वो तीनों में से कोई भी एक आईपी एड्रेस का यूज करके उस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो मेरे पास 5 रिक्वेस्ट आती हैं, मान लो मेरे 5 क्लाइंट ने क्या किया, 5 क्लाइंट ने मेरे मतलब एक साथ 5 क्लाइंट्स ने इस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस किया, तो पांचों के पास क्या आ गया, तीनों आईपी एड्रेस आ गए। ठीक है, तो मान लो क्लाइंट 1 ने ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर लिया, क्लाइंट 2 ने ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर लिया, क्लाइंट 3 ने ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर लिया, फिर देन क्लाइंट 4 ने मान के चलो ये वाला यूज कर लिया, क्लाइंट 5 ने ये वाला यूज कर लिया, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल सेम रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल आईपी एड्रेस मैचिंग पे। ठीक है, आपका रिकॉर्ड सेम है लेकिन आपके आईपी एड्रेसेस क्या है, मल्टीपल मैप किए हुए हैं हमने एक सेम रिकॉर्ड पे। ठीक है, तो ये हम ज्यादातर कहाँ पे करते हैं, जो आपके वेब सर्वर्स होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की क्वेरीज अभी कहाँ आती है, जब अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, वेब सर्वर्स यूज कर रहे हैं, या अगर आपके पास वेबसाइट्स है। ठीक है, ऐसे कंपनी की वेबसाइट होती है। ठीक है, तो आपके जो वेब सर्वर्स होते हैं, ठीक है, उनपे क्वेरीज आती है मोस्टली इस तरीके से। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब भी आपका क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट आपके सेंड करेगा, क्वेरी सेंड करेगा फिर डीएनएस के बाद, तो डीएनएस क्या करेगा, ये आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड करता रहेगा क्लाइंट्स पे। तो क्लाइंट कोई भी एक आईपी एड्रेस यूज करके आपका एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से लोड बैलेंस होता है, मतलब कह लो कि कोई क्लाइंट आपका किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को एक्सेस कर लेगा, वो पेज को एक्सेस कर लेगा किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से, कोई क्लाइंट आपका किसी और पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से पेज एक्सेस कर लेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट आती है बार बार ऐसे आएगी, और आपका जो आईपी एड्रेसेस रहेंगे आपको डीएनएस प्रोवाइड करता रहेगा क्लाइंट्स को, तो वो कोई भी आईपी एड्रेस यूज करके उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आईपी एड्रेसेस रहेंगे तो आपको डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर क्लाइंट को सेम सीरीज का आईपी एड्रेस, जैसे मान लो क्लाइंट 1 को रिक्वेस्ट मिली, तो क्लाइंट 1 को इसने क्या किया, पहले ये 3 आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया इस सीरीज में, इस सीरीज में चेंज करता रहता है। मान लो इस सीरीज में कर दिया इसने आईपी एड्रेस प्रोवाइड, इस सीरीज में कर दिया क्लाइंट 1 को। ठीक है, अब मान लो क्लाइंट 2 की बारी आई, क्लाइंट 2 को मान के चलो इसने क्या कर दिया, क्लाइंट 2 पे इसने, जैसे मेरे मान के चलो नीचे मेरा क्लाइंट 2 है यहाँ पे, ये आईपी एड्रेस को रोटेट करता रहेगा इस तरीके से। ये मेरा क्लाइंट 2 है नीचे। ठीक है, इसने रिक्वेस्ट सेंड करी सेम डीएनएस को, तो इसके पास जो आईपी एड्रेस आए वो आए मान के चलो ऐसे आ गए कुछ 172.16.0.133 पहले आ गया, देन 172.16.0.120 पहले आ गया, एंड देन सेकंड आया, देन 172.16.0.11 पहले आ गया। ठीक है, तो ये क्लाइंट क्या करा, इस क्लाइंट ने 133 से कनेक्ट कर लिया, जो पहला आईपी एड्रेस आएगा उससे मोस्टली क्लाइंट कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब मान लो हमारा क्लाइंट 3 है, आपका इस तरीके से लोड बैलेंस होता जाएगा। अब मान लो क्लाइंट 3 है हमारा, उसने भी रिक्वेस्ट सेंड करी। ठीक है, तो वहां पे इसने क्या किया, क्लाइंट 3 ने वहां पे क्या किया, क्लाइंट 3 ने पहला 172.16.0.120 इसको दे दिया पहला, देन 172.16.0.133 दिया, एंड देन 172.16.0.11 दे दिया, इस तरीके से। तो ये करेगा आपको रोटेट करता रहेगा आईपी एड्रेस और प्रोवाइड करता रहेगा क्लाइंट्स को, ताकि सेम आईपी एड्रेस पे सारे क्लाइंट्स एक्सेस ना करें। क्लाइंट जो एक्सेस करे पर्टिकुलर पेज को डिफरेंट आईपी एड्रेस पे करता रहे, ताकि आपका जो लोड हो वो बैलेंस होता रहेगा। आया समझ में? ठीक है सर थोड़ा सा मेरा स्किप हो गया। हाँ, ये जो आप देखो हाँ बोलो तुम पहले बोलो, तुम्हें क्या समझ नहीं आया आपको बताता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपने बताया ना abc.local, हाँ, ये क्या डीएनएस सर्वर है, क्या है? मान लो मेरा वेब पेज है।
ठीक है, www.abc.local। मान लो एक मेरा वेब पेज है, ठीक है, मैंने अब इस वेब पेज पे मैंने 3 आईपी एड्रेस को मैप किया हुआ है। करेक्ट। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो एक्सेस कर रहे हैं इस वेब पेज को। हाँ। ठीक है, अब राउंड रॉबिन क्या करेगा, राउंड रॉबिन यहाँ पे क्या करेगा, अगर आपका डीएनएस है करता है, डीएनएस सिंपली ये तीनों आईपी एड्रेस हर क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बट राउंड रॉबिन क्या करेगा, राउंड रॉबिन यहाँ पे रोटेट करेगा आईपी एड्रेस। जैसे मान लो क्लाइंट 1 को इसने पहला आईपी एड्रेस कौन सा दिया, 11 दे दिया, तो क्लाइंट 1 ने क्या किया, 11 से कनेक्ट कर लिया आपने इसको। ठीक है, अब क्लाइंट 2 को इसने क्या किया, पहला आईपी एड्रेस 33 दे दिया। अच्छा, समझ गया। ठीक तो है, इसने 133 से कनेक्ट कर लिया। समझ ठीक गया, है, समझ अब क्लाइंट 3 ने क्या किया, 120 दे दिया क्लाइंट 3 को, तो उसने क्या कर लिया, क्लाइंट 120 से कनेक्ट कर लिया। तो इससे क्या हो रहा है, आपका लोड बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो राउंड रॉबिन मेनली क्या करता है, आपके आईपी एड्रेसेस को, अगर आपका एक सेम रिकॉर्ड मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से मैप्ड है, तो उन आईपी एड्रेसेस को रोटेट करता जाता है। ये रोटेट कर रहा है आईपी एड्रेस को, क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस को ओके। रोटेट कर रहा है। मैं कुछ और समझता हूँ। बेसिकली ये सर लोड बैलेंस कर रहा है हाँ, कि वही तो बोल रहा हूँ मैं कि आपका किसी एक पर्टिकुलर सर्वर को सारे क्लाइंट नहीं एक्सेस करें, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट को एक्सेस करेंगे तो लोड एग्जैक्टली बैलेंस बना रहे। तो इससे होगा कि अगर आपका आपका ये सारा जो लोड है वो एक आईपी एड्रेस पे ना जाए। ठीक है, राइट। आपको मल्टीपल आईपी एड्रेस को उसने दे दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस पे मैप्ड है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, राउंड रॉबिन ऑटोमेटिकली यूज होता है। तो राउंड रॉबिन क्या है आपका, राउंड रॉबिन आपका ऑटोमेटिकली क्या है, एनेबल्ड है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो सर फॉर एग्जांपल अगर की कोई कंपनी है उसकी वेबसाइट चल रही है, फॉर एग्जांपल satya.com, हाँ, तो satya.com का वो कैसे 3 आईपी असाइन कर पाएगा, एक पर्टिकुलर सर्वर होगा ना, हाँ, तो आप मैप कर सर्वर लो, पे वो चल रहा हो। आईपी एड्रेस मैप कर सकते हैं हम लोग 3। मतलब मैं एक सेम रिकॉर्ड पे 3 डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस मैप कर सकता हूँ, मैं क्रिएट कर अच्छा। सकता हूँ ए रिकॉर्ड्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए रिकॉर्ड क्रिएट किए, मैंने आईपी एड्रेस चेंज कर दिया हर रिकॉर्ड का। मतलब रिकॉर्ड आपके सेम है, लेकिन उनको मैंने मैप किया डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से। हम लोग कर सकते हैं काम। सर ये ठीक है, कैसे करते हैं, थोड़ा बताना पड़ेगा सर। ये सिंपल है ना, यहाँ पे नहीं। देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे किया आपने, अब पहले क्या करोगे, पहले आपने अपने अपने उसको सर्वर को आईपी एड्रेस दे दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैंने माना जैसे मेरा एडीसी का आईपी एड्रेस है कौन सा है अभी, 192.168.1.2 है। 0.2 है। हाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, तो मैंने सर दिया वही हमें सेम। पहले तो आईपी रिजर्व करनी पड़ेगी ना, तभी तो, हाँ, अदरवाइज पहले तो हमारे आईपी एड्रेस डीएसपी। रिजर्व कर लो। ऑफ कोर्स पहले आप आईपी एड्रेस रिजर्व करोगे, आईपी तो एड्रेस रिजर्व रिजर्व करने के करूंगा बाद मैं, एक मैक के लिए एक ही आईपी एड्रेस रिजर्व को मल्टीपल कर सकता हूँ। कर सकते हो मल्टीपल लाइन के आईपी एड्रेस। देखो ना यहाँ पे आ जाओ अपने इस पे, आप अपने एक लैन कार्ड पे मल्टीपल आईपी एड्रेस डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि हम एक पे एक कर, ठीक है, या आप मल्टीपल लाइन कार्ड्स का भी यूज कर सकते हो, बट हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस पे प्रॉपर्टीज पे किया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आईपीवी की प्रॉपर्टीज में जाके, P4 की प्रॉपर्टीज में जाके मैंने वहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं वहाँ पे एडवांस में जाके। देखो इसकी बस प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे एडवांस में ले जाओ, आईपी एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे ऐड कर लो आईपी एड्रेस, कितने ऐड करने हैं आपने। मतलब एक लाइन पे मल्टीपल हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, हाँ, राइट। मतलब हाँ, इस तरीके से आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने 192 दे दिया, 2 दे दिया, इसका मैंने 4 5 6 मैंने इसके लिए ऐड कर दिए। मतलब मैंने एक ही सर्वर पे मल्टीपल आईपी एड्रेस अपने रिजर्व कर लिए। हम कर सकते हैं काम। तो ये सर राउंड रॉबिन फिर कैसे काम करे, एक ही लैंड कार्ड पे 3 आईपी हम दे देंगे तो हमारे हाँ, लैंड कार्ड एक ही पे हिट हो रहा है ना, तो हाँ तो इसके लिए हमें हाँ, अलग से एनआईसी लगाना पड़ता है या अरे एनआईसी पर प्रिंट वो करना हिट पड़ता तो है। उस पे होगा ना जो प्राइमरी आईपी हमने रिजर्व किया होगा। एक तो आपका प्राइमरी चल रहा है ना आपके आपके सिस्टम पे, ठीक है, राइट। जो हाँ, आपके सर्वर पे आपने दिया हुआ है। बाकी आपने राइट। दिया हुआ है अपने 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 वेब पेज को। तो आप मान के चलो आपका जो वेब पेज है वो इसी पे काम कर रहा है, आपने वेब सर्वर भी इसी को बनाया हुआ है, किसी पर्टिकुलर सर्वर को। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा लैन कार्ड ऐड करते हैं ना, आप फिर मैप अगर कर हमें लोगे, सेकेंडरी आईपी चाहिए तो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लैन कार्ड भी ऐड कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा लैन कार्ड पे फिर आप सेम वो नहीं डाल सकते ना, सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस नहीं डाल सकते ना, फिर आपको सबनेट चेंज करना पड़ेगा अपना। एग्जैक्टली। राइट, तो हम वही सबनेट मैं कर चेंज नहीं कर सकता रहे हूँ। हैं, मैं सबनेट चेंज नहीं कर रहा यहाँ पे, यहाँ पे मैं सेम सब नेटवर्क का सेम सबनेट का आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेम लैन कार्ड का यूज करता हूँ। तो सर जहां तक मैंने काम किया हुआ है डीएनएस पे, तो मेरा कंसर्न ये था कि अगर फॉर एग्जांपल 0.2 है, इसको हाँ, हमने नेटिंग किया हुआ अपने फायरवॉल से और उसको पब्लिक आईपी दिया, वो पब्लिक आईपी हम जा करके और सीनेम हाँ, कार्ड हम लोग हाँ, डीएनएस हाँ, पे हाँ, डालते थे।
ठीक है, राइट राइट तो राइट वो चीज हो जाती थी। अब हमें पर्टिकुलर अलग अलग आईपी एड्रेस के लिए कैसे करेंगे? हम तो एक अब देखो ना, प्राइमरी को ही दे रहे हैं ना। हाँ प्राइमरी वाला दे रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो ना, वैसे रिकॉर्ड ऐसा बनेगा। देखो ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया मल्टीपल आईपी एड्रेस अपने सिंपल एक लैंड कार्ड पे, ठीक है। हाँ एंड देन इसके हाँ बाद मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने दे दिया 192 हाँ 192 192.168.0.5, ठीक है, और हाँ। ऐड कर दिया होस्ट यहाँ पे। देखो आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, हुआ कि नहीं सर हुआ? ये एग्री है, आप बता रहे हो, सही बता रहे हो। बस मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये 0.5 हमने दिया तो हाँ, इसको हमने डीएचसीपी किस पे, कौन से मैक एड्रेस पे करेंगे? उसके ओरिजिनल मैक एड्रेस पे करेंगे मल्टीपल रिजर्वेशन, और कैसे करेंगे? वो अपना मैक एड्रेस आपका वही रहेगा ना। इसमें मेरे को नेटवर्क आपका सेम है ना, नेटवर्क चेंज नहीं करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेटवर्क चेंज नहीं किया। देखो मैं यहाँ पे, देखो आपको दिखाओ ना, जैसे मैं यहाँ पे गया अपने लैंड कार्ड पे, ठीक है। इस तरीके से आप ये काम हाँ, कर सकते हो। मैं समझ गया, वहां पे आपने सेम रेंज का आईपी एड्रेस हाँ, डाल दिया। मैंने यहाँ सिंपल जस्ट एडवांस पे गया, मैं ऐड किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया 192.168 0.5 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने ऐड कर दिया। अब देखो 2 आईपी एड्रेस आ गए इसके, इस पर्टिकुलर सर्वर पे, ठीक है। ऐसे मैंने एक और डाल दिया 192.168.0.6 कर दिया, इस तरीके से ये आपका ऐड हो गया। देखो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस ऐड हो गए। एंड ओके कर दो इसको यहाँ पे, ओके कर दोगे यहाँ पे, ठीक नहीं, है। क्लोज कर दिया। वो तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस है। अगर मैं यहाँ पे स्टेटस पे जाऊँ और डिटेल्स में आकर देखूँ, तो देखो इस सर्वर के 2 भी है, 5 भी है और 6 भी है, 3 आईपी एड्रेसेस है इसके, तो मैंने दिए हैं, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे, हाँ ये उस केस में करते हैं जब हमें सेम सबनेट यूज करना है। हाँ राइट। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जब आपका वो होगा ना, जब आप कह रहे हो कि इसको कन्वर्ट करेंगे पब्लिक में, जो आप कह रहे हो पब्लिक आईपी एड्रेस में, वो आपका वहाँ पे पैट का यूज करेगा। वो वहाँ पे नेट का यूज नहीं होगा, वहाँ पे पैटिंग किसका होगी। यूज करेगा सर? पैट अच्छा, पैट का यूज करेगा। पैट का यूज करेगा, वहाँ पे नेट का यूज नहीं होगा, वहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं करेगा, वो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कर देगा वो, अच्छा। ठीक है। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके क्योंकि से आप यूज नेट कर करेगा सकते तो हो। वो सिंगल आईपी पे ही करेगा सर। हाँ, तो फिर नेट करेगा तो फिर उसको मल्टीपल आईपी एड्रेस चाहिए ना, फिर तो ड्रामा हो जाएगा उसको। फिर आपको उसको हाँ, मल्टीपल मल्टीपल वो भी चाहिए, उसको पब्लिक आईपी एड्रेस भी चाहिए होंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट। एक प्राइवेट का एक पब्लिक के साथ वो करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और राइट। सर एक चीज तो फिर और बताना, ये डीएचसीपी में मल्टीपल आईपी एड्रेस सिंगल मैक एड्रेस के लिए असाइन कर सकते हैं? डीएचसीपी में नहीं कर सकते, आपको वो बनाना पड़ेगा फिर। वो उसके लिए, अगर मान के चलो तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स हैं, ठीक हाँ। है। अगर तुम्हारे पास एक ही सबनेट है तो फिर तुम डीएचसीपी में थ्रू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें उसके लिए फिर तुम्हें रिजर्व करने पड़ेंगे, वो वैसे नहीं होगा फिर तुम्हारा, जो बोल रहे हो। नहीं, मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं नहीं, रिजर्व कर रिजर्व, रहा हूँ हाँ तो रिजर्व सिंगल। कर सकते हो मल्टीपल आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए। उसके मैक एड्रेस तुम सेम यूज करके कर सकते हो, जितने मर्जी कर लो रिजर्व, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रिजर्व तुम कर सकते हो, रिजर्व करने पड़ेंगे आपको फिर वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोवाइड नहीं करेगा आपको आईपी एड्रेस मल्टीपल, राइट। तो उसके लिए फिर तुम्हें वो रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया उसके बाद, फिर यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीपल ऐसे बना लो। ऐसे मैंने यहाँ पे एक वो बना लिया, ऐसे मान लो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, तो कॉपी होगा नहीं है, मतलब मैंने एक रिकॉर्ड वो बनाया इसी का ही, ऐसे ही क्या लिखते हैं, ADC-01, ठीक है। नीचे आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168.0.6, ऐड कर दिया मैंने, डन। अब जो रिक्वेस्ट आएगी मान के चलो, ठीक है, ओके। ठीक है। वो कैसे आएगी, वो जो रिक्वेस्ट आएगी अब वो कैसे आएगी आपकी, वो आएगी आपकी हेलो, हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वो अभी आपका राउंड रॉबिन होगा। राउंड रॉबिन क्या करेगा, जब वो रिक्वेस्ट आएगी, कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ADC-01 के लिए, तो उसको 3 आईपी एड्रेस देगा, 2 देगा, 5 देगा और 6 देगा, ठीक है। और रोटेशन टाइप में देगा, ये रोटेट करके देगा आपको। किसी को 2 ठीक देगा है। पहले, किसी को 5 पहले देगा, किसी को 6 पहले देगा। इससे हो कि ये आपका जो ट्रैफिक है वो क्या हो, उसका लोड बैलेंस रहे, ओके। आ समझ में? ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग, आपके आवाज राउंड रॉबिन यही है, बस वो सिर्फ आपके लोड बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो आपका जो लोड आ रहा है, ठीक है, सर्वर पे,
उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ताकि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे लोड ना हो, सारे आईपी एड्रेस सिमिलरली काम करें। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज होती है आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो है आपका नेट मास्क ऑर्डरिंग। ठीक है। अब यहाँ पे वो सत्य तुम्हारे वाला कंसेप्ट आता है। तुम्हारे वाला कंसेप्ट कौन सा? जैसे डीएनएस नेट मास्क ऑर्डरिंग, नेट मास्क ऑर्डरिंग। तो इसमें जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है। ठीक है। अब इसमें क्या है, मल्टीपल लैन कार्ड्स लगे हुए हैं डिफरेंट। ठीक है। उन पे डिफरेंट सबनेट्स हैं। ठीक है। इस पे क्या आपके मल्टीपल लैन कार्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है। ये आपका हो गया, मान लो NIC 0 मान लेते हैं इसको, NIC 1 ले लेते हैं, NIC 2 ले लेते हैं, और ये डिफरेंट सबनेट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे है मैजिक, यहाँ मान लो से 172.16.0.150 इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है। देख लो भाई चंदन एक बार, 172.16 को छोड़ो, पापा 16 क्यों ले रहे हैं? इसका देख लो, मान के चलो इसका है आपका 10.45.7.44 ले लो। ठीक है। इसका है सबनेट, इस पे काम कर रहा है, या क्या लो इसका पूरा नेटवर्क ही चेंज है। और यहाँ पे मान के चलो आपके पास एक अलग से सबनेट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं 172.20.100 मान के चलो इसका चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ओके। अब मान लो हमारे पास जो नीचे जो आपका ये डीएनएस सर्वर है, ये मल्टीपल सबनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। डिफरेंट सबनेट्स है हमारे पास। अब नीचे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी डिफरेंट सबनेट्स वाले हैं। ठीक है। ये मान लो नीचे हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर डीएनएस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। ये हो गए हमारे पास, ये मान लो इस तरीके से। ये मान लो हमारे पास है क्लाइंट 01। सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करना सर, 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट कर लो। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो नेट मास्क ऑर्डरिंग मैंने तुम्हें क्या बताया अभी फिलहाल, नेट मास्क ऑर्डरिंग में हम लोग क्या डिस्कस, अभी हमने क्या बनाया, डायग्राम में बताया था, मैंने डायग्राम बनाया अभी। अब मान लो मेरे पास डीएनएस सर्वर पे क्या है, 3 लाइन कार्ड्स लगे हुए हैं डिफरेंट। ठीक है। डिफरेंट सबनेट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है। ये मान लो ये मेरा /24 पे काम कर रहा है। ठीक है। ये मान लो मेरे पास ये मेरा काम कर रहा है /8 पे, और ये मान लो ये मेरा काम कर रहा है /16 पे। ठीक है। यहाँ मैंने सबनेटिंग कर रखी है ऊपर कहीं पे भी। ओके। ये डिफरेंट सबनेट्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट मास्क हैं इनके। एंड ये मान लो मेरा जो क्लाइंट है ये वाला, ये आपका इस वाले आईपी एड्रेस पे है, ये आपका इस वाले पे काम कर रहा है 172.16.0.151 इसका आईपी एड्रेस /24 पे जो मैंने इसको लिया। जो मेरा क्लाइंट 2 है वो काम कर रहा है मान के चलो 10.45. सबनेट नंबर 2 है। ठीक है। और ये सबनेट नंबर 8 वाले में सर जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा जो नेटवर्क आईपी होगा, बाकी 3 जो यूज ऑक्टेट है वो हम होस्ट आईपी के लिए यूज करेंगे। होस्ट है सबनेट भाई से सीखना नहीं, मैं वही अपनी टेस्टिंग कर रहा था, पता भी है या नहीं मुझे। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास हो गए। अब मान लो मेरा जो डीएनएस सर्वर है वो तीनों पे काम कर रहा है। ठीक है। अब जो डीएनएस सर्वर आपके 3 डिफरेंट सबनेट्स पे है। अब नेट मास्क ऑर्डरिंग क्या करता है, अब जैसे मान के चलो इसकी रिक्वेस्ट आती है, इस वाले सर्वर की जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है इसके पास। ठीक है। क्वेरी की रिक्वेस्ट आती है, क्वेरी सेंड करता है क्लाइंट 1 आपका। ठीक है। उसका सबनेट क्या 1 है। ये क्वेरी कहाँ गई आपकी, क्वेरी आपके पास डीएनएस के पास। ठीक है। अब डीएनएस के साथ आपका नेट मास्क ऑर्डरिंग भी बैठा हुआ है। अब नेट मास्क ऑर्डरिंग ये चेक करेगा कि भाई ये आपकी किस सबनेट पे क्वेरी आ रही है, मतलब किस सबनेट की क्वेरी आ रही है, ये सबनेट 1 से आ रही है, 2 से आ रही है, 3 से आ रही है। ठीक है। तो ये करेगा, ये चेक करेगा जैसे सबनेट 1 से आ रही है तो ये करेगा ये सबनेट 1 का जो रिजोल्यूशन का जो आईपी एड्रेस है, जैसे मान लो आपका रिजोल्यूशन का आईपी एड्रेस ये है सबनेट 1 का, तो ये आपको आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस इसको ये आगे क्लाइंट 1 को सेंड कर देगा, काम खत्म। बाकी आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है। जो जिस सबनेट से आ रहा है उस सबनेट का उसको आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देगा विद द हेल्प ऑफ नेट मास्क ऑर्डरिंग। नेट मास्क ऑर्डरिंग कर रहा है, ऑर्डर डिफाइन कर रहा है कि भाई हाँ ये सबनेट 1 से क्लाइंट आ रहा है तो सबनेट 1 का आईपी एड्रेस दो, वो 2 से आ रहा है 2 को दे दो, 3 से आ रहा है 3 का दे दो।
इस तरीके से, Got it. ठीक है। यहाँ भी हमारा सेम कंसेप्ट है। हमने यहाँ पे भी एक वही बनाया हुआ, वेब पेज बनाया हुआ है www.abc.local, और उसको मैंने 3 डिफरेंट सबनेट के आईपी एड्रेस का मैप किया हुआ, ठीक है। ये वाला बेसिकली concept हमने मान जो लो। सबनेट क्रिएट किए हैं ये हमने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया है ना, क्या मतलब बेसिकली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल लो, या फिर मान लो कि मैं डिफरेंट सबनेट्स पे काम कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी में होता है, आप डिफरेंट सबनेट्स पे काम करते नहीं हो, तो सर कंपनी में सारे नहीं तो ये network- बनाए भी इसीलिए है ना कि ताकि एक ही जो सबनेट Yes, है उस yes. पे लोड ना आए, और ट्रैफिक कम लोड ट्रैफिक ना हो मैनेज करने ज्यादा। के लिए है बेसिकली एक तरीके से। हाँ बस वो भी कह सकते हो, हाँ वो कह सकते हो आप एक तरह से Main- कि ट्रैफिक अगर कोई पूछे तो मैनेज एटलीस्ट ये बोल सकते हैं ना इंटरव्यू में। ऑर्डरिंग में और इसमें डिफरेंस क्या होता है, हम पहले ये देख लो, ये समझना जरूरी है, ठीक है। ऑर्डरिंग क्या कर रहा है और नेट मास्क ऑर्डरिंग क्या कर रहा है, और आपका वो क्या कर रहा है, वो राउंड रॉबिन क्या कर रहा है, समझ में आ गया दोनों कंसेप्ट? राउंड राउंड रॉबिन रॉबिन सर, राउंड राउंड रॉबिन रॉबिन कर का तो रहा है। कॉन्सेप्ट ही अलग है ना पूरा। नहीं, राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट ये है कि राउंड रॉबिन हाँ आपका लोड बैलेंसिंग का काम करता है, और ये हाँ, वो अगर एक ही आपके सबनेट इंफ्रा पे में, कर रहा है। हाँ वो एक ही सबनेट पे कर रहा है, और ये अपने इंफ्रा में अगर 4-5 हमारे पास सबनेटिंग करके हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें हाँ वो पर्टिकुलर सबनेट का पर्टिकुलर एनआईसी पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा और उसकी आईपी हाँ एड्रेस लेके आएगा। सर हाँ, मतलब कहने का मुझे मतलब जो ये है कि समझ अगर मान के में चलो क्लाइंट, आप मुझे जो क्लाइंट समझ वन में में आया अगर मान राउंड के, रॉबिन का, वो ये समझ में आया कि राउंड हाँ रॉबिन में बेसिकली हमारे पास एक ही सबनेट है, और वो क्या हाँ कर रहा है, अगर उसके पास जो अगर 3 आईपीस की क्वेरी आ रही है, तो बेसिकली वो रैंडमली सबको अलग अलग क्वेरी दे रहा है कि फर्स्ट नंबर पे कोई और क्वेरी है, सेकंड पे हाँ, कोई और है, थर्ड पे, मतलब ये है कि ताकि अगर आपने ट्रैफिक लोड जो राउंड है वो रॉबिन में एक ही पे सिंपल, ना रहे बेसिकली। राउंड रॉबिन में सिंपल ये कंसेप्ट है कि भाई अगर आपके पास एक रिकॉर्ड के साथ मल्टीपल आईपी एड्रेसेस मैप हुए हैं, ठीक है, हाँ तो सबको सेम आईपी एड्रेस ना देके डिफरेंट आईपी एड्रेस दे रहा है, ताकि लोड बैलेंसिंग हो सके, ठीक है। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है नेटवर्क ऑर्डरिंग का, कि अगर मान के चलो आपके पास ऐसे ही सेम, अगर सेम रिकॉर्ड है, ठीक है, उसका वो आपका डिफरेंट सबनेट के साथ मैप्ड है, ठीक है, तो जिस सबनेट से क्वेरी आ रही है उसको वो उसी सबनेट का आईपी एड्रेस दे रहा है, ताकि जब वो आगे उसको मतलब उसको एक्सेस करे तो उसको आगे प्रॉब्लम ना हो, डिफरेंट सबनेट्स का आईपी एड्रेस ना मिले उसको, इसलिए आपका नेट मास्क ऑर्डरिंग का ये वाला कंसेप्ट है आपका, तो मोटा मोटा ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं राउंड रॉबिन में डिफरेंट आईपीस वाला कॉन्सेप्ट है और इसमें डिफरेंट हाँ सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये आपका लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहा, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपको एग्जैक्ट मैप आपके करेक्ट सबनेट से मैप करा रहा है, आपको करेक्ट सबनेट का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको। अब ऐसे मान के चलो, अगर क्लाइंट वन है, मान लो अगर नेटमास्क सॉर्टिंग ना चल रहा होता, क्लाइंट वन को ये वाला आईपी एड्रेस मिल जाए, मतलब क्लाइंट वन का सबनेट वन है और उसको सबनेट टू का आईपी एड्रेस मिल जाए, तो क्या करेगा वो, किसमें एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है ना। तो इसी बेसिस को खत्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेटमास्क ऑर्डरिंग का यूज किया हुआ है। नेटमास्क ऑर्डरिंग आपको प्रॉपर और एग्जैक्ट नेटमास्क और एग्जैक्ट सबनेट का आईपी एड्रेस देता है। क्लियर है? ओके, यस कोई डाउट अभी तक? ठीक नहीं है, सर। तो ये आपके दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज, सर इसका ठीक है। कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं हम? प्रैक्टिकल दिखाया तो मैं तुमको अभी, बना के ऐसे तुम्हारी वही आई सेंड करोगे तो तुम्हारा वो कर सकते हो, तुम R&D कर सकते हो, R&D करके देख लेना एक बार। एक सर्वर पे 3 लैंड कार्ड लगा लो, ठीक है। ऐसे मान लो मेरे पास ये मेरा सर्वर है, ये वाला, ऐसे मान के चलो मेरा ये वाला सर्वर है, ये वाला सर्वर जो है, ठीक है, इसमें तुम 3 लैंड कार्ड लगा लो इस वाले सर्वर पे, ठीक है। और आपका उसके लिए उसमें उसमें क्या करो, तुम 3 लैंड कार्ड यहाँ पे लगा लो, ठीक है। एक तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल करना है तो इसके लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें वो लाना पड़ेगा, मतलब इनमें कम्युनिकेशन भी तो करना पड़ेगा सबनेट्स के बीच में, राइट। कम्युनिकेशन करने के लिए तुम्हें राउटिंग या रिमोट एक्सेस सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा, अपने एक पर्टिकुलर सर्वर को एज अ राउटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, जब हम करेंगे राउटिंग या रिमोट एक्सेस वाला कंसेप्ट, तो तब तुम ये वाला प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे मान के चलो, अभी मान लो मेरे पास 2 लैन कार्ड्स है, मान लो मेरे एक एडीसी, जो मेरा जो डीसी है, जो डीएनएस सर्वर है, वो 2 डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक का 10 का, एक का 11 का। अब मुझे उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो मेरे को राउटर चाहिए उसके लिए। अब राउटर तो है नहीं मेरे पास, तो मैं अपने सर्वर को भी राउटर बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। ओके मतलब उसको राउटिंग टेबल बना के उसमें डालना पड़ेगा, तभी आपस में लिंक करेंगे। ओके, ठीक है सर। हेलो, हाँ, ठीक यस है। यस। अपने सर्वर को मैं अपना एज ए राउटर बनाऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं उसका यूज कर सकता हूँ, ओके, क्लियर? जी सर।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, 1 मिनट के लिए दो जरा मुझे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पॉज को।